बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। मैं पिछले कुछ दिनों से इस्लामाबाद में हूँ, तो आज मैंने एक मीटिंग भी अटेंड की NCOC की, जिसमें तालीमी इदारों के हवाले से कुछ फ़ैसले होने थे। मैं थोड़ा सा उस पर आपको ब्रीफ़ कर देता हूँ, उसके बाद फिर जो आजकल के हालात हैं उस पर भी बात करूँगा। आज जो शफ़क़त महमूद साहब ने मीटिंग बुलाई, जिसमें तमाम सूबों के जो मिनिस्टर्स हैं हेल्थ के और एजुकेशन के, वो तमाम शरीक थे। कुछ यहाँ इस्लामाबाद से, कुछ अपने अपने शहरों से, सूबों से। बुनियादी तौर पर फ़ैसला ये करना था कि जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, तो तालीमी इदारों के हवाले से क्या फ़ैसला होना चाहिए। वहाँ मौजूद तमाम वज़राए तालीम ने उनका एक ही मौक़िफ़ था कि तालीमी इदारे चूँकि काफ़ी अरसे बाद खुले हैं तो उन्हें इसी तरह हमें कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन बहरहाल जिस चीज़ पे इत्तफ़ाक़ हुआ वो ये है कि पंजाब के 6 या 7 शहरों में कोविड में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है और पेशावर में कुछ केसेस बढ़े हैं और मुज़फ़्फ़राबाद में भी है, लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद पे फ़ैसला उस वक्त नहीं हुआ। इन शहरों में स्प्रिंग की छुट्टियां होती हैं 15 दिन की, तो फ़ैसला ये हुआ कि उन छुट्टियों को थोड़ा सा हम एक हफ़्ता पहले कर लें और 15 दिन के लिए उन शहरों में सिर्फ जहाँ पे कोविड के केसेस की जो शरह है वो 9% के करीब है, वहाँ पर स्कूल्स को बंद कर दिया जाए। और वैसे बंद नहीं हो रहे हैं, वो छुट्टियाँ जो अर्ली कर रहे हैं वो सिर्फ सूबा सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में, पंजाब के जो और ज़िले हैं वहाँ पर हालात इतने ख़राब नहीं हैं कि वहाँ स्कूल फौरी तौर पर बंद करने पड़ें। स्कूल्स का आपको पता है कि काफ़ी अर्से बाद रीओपन हुए थे और बड़ी मुश्किल से जाकर बच्चों को दोबारा उस ट्रैक पर हम लाने में कामयाब हुए हैं, जब वो फरवरी 2020 से पहले जो उनकी सूरत हाल थी उस पर एग्ज़ाम्स जो हैं वो सर पर हैं, वो इम्तिहानात होने हैं। तो इस मौके पर अगर तमाम स्कूल्स बंद होते हैं तो बहुत सारे तालीमी नुकसान का एक अंदेशा था। इसलिए फ़ैसला ये हुआ कि इन 6-7 शहरों को छोड़कर बाकी तमाम इलाकों में पाकिस्तान के स्कूल्स खुले रहेंगे, लेकिन जो बच्चों की हाज़िरी है वो 50% होगी और जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जाएगा। और मुख्तलिफ़ इलाकों में मॉनिटरिंग भी होती है। सूबा सिंध में जब से स्कूल खुले हैं और अब तक 141 स्कूल्स हमने सिर्फ इसलिए बंद किए कि वहाँ पर कोविड के केसेस आ गए थे। 4 हमने कॉलेजेस बंद किए। इसी तरह ये भी है कि जहाँ पर कोविड के केसेस आएंगे उस तालीमी इदारे को जो हम बंद कर देंगे कम से कम 2 हफ़्ते के लिए, अगर ज़्यादा हुआ तो फिर उसको मज़ीद बढ़ाएंगे। तो ये एक फ़ैसला हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले शफ़क़त महमूद साहब ने एक ऐलान किया था कि अब जो है वो 1 मार्च से पूरे पाकिस्तान में तमाम तालीमी इदारों में 100% जो है बच्चे आ सकते हैं, जिस पर सूबा सिंध ने डिसएग्री किया था और हमने ये कहा था कि हम 50% से ही अपनी जो पॉलिसी थी पहले वाली उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज फेडरल गवर्नमेंट को भी और दीगर सूबों को भी ये एहसास हुआ कि नहीं, हमें उसी तरह जाना चाहिए 50% बच्चों के साथ। इसके अलावा जो इस वक्त ज़ेर बहस चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कि सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है, उस पर अपोजिशन और हुकूमती उम्मीदवार भी सामने आ चुके हैं। लेकिन कल मैंने एक टीवी चैनल पर देखा कि जो मरहूम फराज साहब के जो फ़र्जंद हैं, मुझसे एक दफ़ा किसी ने पूछा कि शिबली फराज ये फरमाते हैं कि सूबा सिंध को जितना नुकसान पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया है किसी और ने नहीं पहुंचाया। तो मैंने जवाब में ये कहा था कि अहमद फराज के नाम को जितना नुकसान शिबली फराज ने पहुंचाया है दुनिया की तारीख़ में किसी बेटे ने बाप के नाम को नहीं पहुंचाया होगा। तो कल वो शायद कह रहे थे कि अगर मेरा वालिद मुझे इस तरह, जिस तरह वो अली हैदर का उन्होंने वीडियो दिखाई कि अगर मेरा वालिद इस तरह देखता तो मुझे आग कर देता। मैं समझता हूँ अगर अहमद फराज साहब हयात होते तो शिबली फराज को PTI ज्वाइन करने पर ही आग कर देते। और जिस किस्म के वो बयानात देते हैं, जिस किस्म की वो बातें करते हैं, जिस किस्म के वो डिफेंड करते हैं PTI को, अहमद फराज साहब शायद रोज़ाना इनको आग करते। तो उन्होंने एक बात कही और मैं समझता हूँ कि बड़ी संजीदा है और इस पर सबको गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने जो कहा उसका मकसद ये था कि हम सेनेट को जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। ये इतनी ख़तरनाक बात है
कि मैं समझता हूँ कि शायद इलेक्शन कमीशन को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। और ये हर हरबा इस्तेमाल करने की जो बात है, इसकी इजाज़त ना आइन देता है ना कानून देता है। आप नैब को इस्तेमाल करेंगे, आपने जिस तरह गैर आइनी तौर पर ये एतमाद का वोट लिया और उसके लिए अपने ही MNAs को सुनाए कंटेनर्स में बंद करवाया, कुछ को शुमाली इलाका जात की सैर करवाई, कुछ पे क्या क्या दबाव डलवाया, आपने कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए भी हर हरबा इस्तेमाल किया। और अगर उसी तरह से हर हरबा इस्तेमाल करना है आपको सेनेट का इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये काबिल फ़ख्र बात नहीं है, ये काबिल शर्म बात है हुकूमत के लिए कि वो धड़ल्ले से कह रहे हैं। और अब सुबह से सफाइयाँ आ रही हैं कि नहीं हम तो आइनी कानूनी ये करेंगे वो करेंगे। भाई आइनी कानूनी किसने रोका है आपको? वो क्लिप शाहजेब खानज़ादा का बार बार देखिए, जिस वजाहत के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस यकीन के साथ शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि अब हम बाय बुक नहीं चलेंगे, हम किसी रूल के तहत नहीं चलेंगे, हम किसी भी सूरत में सेनेट का इलेक्शन जीतेंगे। मतलब ये है कि अगर पैसा इस्तेमाल करना पड़ा पैसा इस्तेमाल करेंगे, धौंस का इस्तेमाल करना पड़ा हम धौंस का इस्तेमाल करेंगे, और किसी इदारे को इस्तेमाल करना पड़ा, कोई जबर करना पड़ा, किसी को अगवा करना पड़ा, किसी को कुछ करना पड़ा, तो हम सब करेंगे। ये ख़तरनाक बात है और जमहूरी रिवायात के बिल्कुल मुनाफी है। मैं समझता हूँ कि इस बात को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। इस एक बयान ने हुकूमत की जो नीयतें थीं, हुकूमत के जो इरादे हैं, वो बिल्कुल वाज़े कर दिए हैं कि वो किसी भी सूरत में किसी भी शर्त पर सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जीतना चाहते हैं, जो वैसे बज़ाहिर अगर आप नंबर्स देखें तो हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। ऑपोजिशन की जो जमातें हैं उनके पास नंबर्स पूरे हैं और वो अपना चेयरमैन सेनेट भी बना सकते हैं, वो अपना डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद कराऊं कि जब ये सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे पूरे मुल्क में, सूबों में और कौमी असम्बली में, तो ये इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि जनाब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपन होने चाहिए। कभी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, कभी रेफरेंस भेज रहे हैं, कभी आइनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ हर चीज़ उन्होंने करने की कोशिश की कि किसी तरह ही हो जाए। हमने उस वक्त भी कहा कि हमें शफाफियत पर एतराज़ नहीं है, हमें ट्रांसपेरेंसी पर एतराज़ नहीं है, लेकिन PTI की हुकूमत की नीयत ट्रांसपेरेंसी की नहीं है। उनकी नीयत ये है, उनको पता है, उनको यकीन है कि उनके लोग उनसे नाराज़ हैं, उनको पता है, उनको यकीन है कि उनके लोग उनको वोट नहीं करेंगे। वो सिर्फ इस चीज़ से बचने के लिए ये शफाफियत का ड्रामा रचा रहे हैं। अगर शफाफियत की बात थी तो आज कहाँ चली गई? आज वो बात दोबारा क्यों नहीं दोहराते? आज वो क्यों नहीं कहते कि जी अपोजिशन के मेंबर ज़्यादा हैं लिहाजा हम अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते हैं? अगर PTI ये कहती है कि हर हाल में हमने चेयरमैन सेनेट जीतना है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपोजिशन के वोट तोड़ने हैं। उन्होंने अपोजिशन के वोट किसी भी तरह से, चाहे वो जो हरबा इस्तेमाल करें, वो इज़हार कर चुके हैं कि हम हर काम करेंगे जीतने के लिए, वो करें, वो अपोजिशन के वोटों को तोड़ने की कोशिश करेंगे और वो जीतने की कोशिश करेंगे। तो हमारी बात ये सही साबित हुई कि ट्रांसपेरेंसी इनका इशू नहीं है, शफाफियत इनका इशू नहीं है, ये बैलेट को ओपन करना उनका इशू नहीं है। उनका मसला सिर्फ ये था कि उन्हें यकीन था कि उनके लोग उनको वोट नहीं दे रहे। वो साबित भी हुआ कि नेशनल असम्बली में भी साबित हुआ, सिंध असम्बली में भी साबित हुआ, हर जगह पर ये लोगों ने बताया कि वो उनसे नाराज़ हैं। और जिस तरह ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन इशू न करे, पागल हुए जा रहे थे सुबह से शाम तक, कोई कभी एक जा रहा है कभी दूसरा जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आज PDM की एक और फतह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी इनकी बेबुनियाद एक फ्रिवलेस किस्म की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया है, जिसमें ये कहा गया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो नोटिफिकेशन है वो जारी ना किया जाए। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इनकी जो पिटीशन थी वो मुस्तरद की है, और जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नोटिफिकेशन रोकने की बात की थी वो भी इनको मुस्तरद किया है। मैं समझता हूँ कि इन्हें समझ जाना चाहिए कि अगर इस मुल्क में आइन और कानून के तहत कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उस पर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। हमें तो खुशी है, मैं यहाँ 5 साल रहा हूँ, मैंने हमेशा ये बात कही है कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करता। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत बहुत सारे इख्तियारात हासिल हैं। पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन ने अगर अपनी कमर कोई कसी और जाकर आइन के मुताबिक जो उनका मैंडेट है, जो उनका इख्तियार है, उसको इस्तेमाल करने की उन्होंने कोशिश की है और इस्तेमाल किया है, तो बजाय इसके कि वज़ीर आज़म लान तान करें, वज़ीर आज़म को सपोर्ट करना चाहिए।
वज़ीर आज़म को शाबाशी देनी चाहिए, जिस तरह तमाम सियासी जमातें कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक जो इक़दाम उनको करने चाहिए वो कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि मज़ीद करने चाहिए। आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा बाख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को अपने इख्तियारात इसी तरह इस्तेमाल करने चाहिए जिस तरह अभी उन्होंने शुरू किए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपना एक मौक़िफ़ रखा तो वो बिल्कुल आइन के मुताबिक था। ये अच्छी बात है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई बात नहीं करना चाह रहे। इलेक्शन कमीशन किसी वज़ीर आज़म की ख्वाहिशात के मुताबिक बात नहीं करना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन किसी और फ़र्द की ख्वाहिशात के मुताबिक बात नहीं करना चाह रहे हैं। उन्होंने वो मौक़िफ़ रखा जो आइन और कानून के मुताबिक उन्हें रखना चाहिए था। तो वज़ीर आज़म साहब, जिनके मुतालिक मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आइन और कानून से बिल्कुल फ़ारिग हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनके काबीना के मैं समझता हूँ कि 80% लोगों को भी कुछ नहीं पता। तो वो चूँकि खान साहब की मर्ज़ी, मंशा, ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ नहीं था, इसलिए वो उनके पीछे पड़ गए। और फिर सवाल क्या उठाते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन ने, हम उनको पता था कि सेनेट में पैसा इस्तेमाल होगा और इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। तो भाई, आपने ख़ुद ये कादिर साहब को बलूचिस्तान में टिकट दिया, आपके लोगों ने ख़ुद ये कहा कि जनाब ये पैसे इस्तेमाल कर रहा है, इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। आपने ख़ुद उससे टिकट वापस लिया, आपने ख़ुद अपने किसी मेंबर को टिकट दिया, आपने फिर उसको विड्रॉ कराया, आपने फिर कादिर को जो है वो बाप के, पहले वो उसको सपोर्ट पे आया, फिर पीटीआई ने उसको वोट डलवाया, फिर उसके बाद बाप के गले में आपने फ़ख्र से पीटीआई का झंडा डाला। तो जो आदमी जिसके मुतालिक ये मशहूर है, जो आपके लोग कह रहे थे कि 70 करोड़ रुपये से ज़्यादा जो है वो लेकर इलेक्शन लड़ने आया है, मैंने नहीं कहा, लियाकत जतोई आपके सिंध के लीडर हैं, वो कहते हैं कि सैफुल आबड़ो ने 35 करोड़ रुपये जो है वो टिकट के लिए दिए हैं। और मुझे पीटीआई के मेंबर्स ने बताया कि जब वज़ीर आज़म ने वीडियो लिंक के ज़रिए गवर्नर हाउस में सिंध असम्बली के अपने अरकान से बात की तो किसी रुकन ने उनसे पूछा कि क्या आप सैफुल आबड़ो को जानते हैं? वज़ीर आज़म ने कहा नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने पूछा जिसको आप जानते नहीं हैं उसको आपने टिकट क्यों दे दिया है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, बस पार्टी का फैसला दे दिया है। तो भाई, 35 करोड़ रुपए में आपके लोग कहते हैं कि जी आपने टिकट दिया सैफुल आबड़ो को, आपके बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं कि आपने कादर को जो है वो 70 करोड़ रुपए खर्च किए। तो जो लोग इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे वो तो माशाल्लाह आपकी पार्टी में बैठे हैं, वो माशाल्लाह आपके पीटीआई के वो जो हरे और लाल झंडे हैं उसको, परचम को अपने गले में डालकर फ़ख्र से आपसे मिलते हैं, आप उसकी खबरें चलवाते हैं, आप उसकी वीडियोस रिलीज़ करवाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर पीटीआई को ये बात तो करनी नहीं चाहिए कि कोई जमात पैसे का इस्तेमाल करती है, इसलिए कि पैसे का इस्तेमाल अगर किसी सियासी जमात ने किया है तो वो पीटीआई से आगे कोई जमात नहीं है। पीटीआई वाहिद वो सियासी जमात है जो बतौर जमात करप्ट है। पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाते हैं जी हुकूमत में आते हैं करप्शन करते हैं, नून लीग पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं जी हुकूमत में आते हैं करप्शन करते हैं। ये तो इतने करप्ट हैं कि हुकूमत में नहीं थे तब भी अपनी जमात में करप्शन करते थे। ये इस्लामाबाद में ही फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। ये कौन सा पैसा है? लोगों से चंदा लिया कि पार्टी चलाएंगे, उस पैसे को मिसयूज़ किया। इन्होंने अपनी पार्टी के ओहदे जब इनके हो रहे थे, इलेक्शन हो रहे थे, उसमें पैसे का इस्तेमाल हुआ। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद पर ख़ुद इन्होंने ट्रिब्यूनल बनाया, उस ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट पढ़ें, उसमें यह है कि जनाब आरिफ अलवी ने, परवेज़ खटक ने, अलीम ख़ान ने और पता नहीं कितने नाम हैं, जिसमें यह कहा गया है कि इन्होंने पार्टी के ओहदों के लिए पैसे का इस्तेमाल किया है। इन्होंने टिकट अपने दिए, उस पर एतराज़ हुआ, उस पर उन्होंने बनाया, उस पर रिपोर्ट आई कि जिन्होंने टिकट बेचे हैं। इसी नेशनल असम्बली में खड़े होकर इनके लोगों ने कहा कि फ़लाँ आदमी ने मुझसे टिकट के पैसे लिए थे, इनके लोग कह रहे थे। तो जो आदमी, जो जमात बहैसियत जमात करप्ट हो, उसके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती कि किसी और जमात को ये करप्ट कहें। इन्होंने सबको साथ लगाया। उस दिन तो खालिद मकबूल सिद्दीकी भी खड़े होकर असम्बली में कह रहे थे ना कि भाई जब ज़रूरत होती है हमारे पास आ जाते हो, करते कराते कुछ नहीं, फिर आगे बढ़ जाते हो। इन्होंने तमाम इत्तेहादियों को धोखा दिया है। अभी फंक्शनल लीग के इन्होंने जो सेनेटर बनने थे सदरुद्दीन शाह साहब, उनके 14 वोट हैं सूबाई असम्बली के अंदर और 7 वोट उनको पीटीआई ने देने थे। अब वो ख़ुद कह रहे हैं, उन्होंने नाम बताएं कि वो पीटीआई के वो लोग जो इनके हिस्से में डाले गए थे उन्होंने वोट इनको क्यों नहीं दिया। यहाँ पर ये चीखते हैं कि जनाब वोट ख़रीद लिए, पीडीएम ने वोट ख़रीद लिए। भाई 16 लोग जिनका आप इज़हार करते हो, जो मैंने सुना है कि इलेक्शन कमीशन के सामने इनका वकील ये क्या कह आया था कि हम अगले दिन आपको ये 16 लोगों के नाम देंगे। नाम दें उन 16 लोगों के और बताएं दुनिया को कि ये 16 करप्ट लोग हैं, ये 16 बिकाऊ लोग हैं, ये 16 वो लोग हैं जिन्होंने पैसे लेकर पीटीआई को वोट नहीं दिया था। लेकिन अगले दिन मैंने इनको एनआरओ दिया और उनको मैंने कहा
कि मुझे एतमाद का वोट आप दें, तो उन चोरों से, उन करप्ट लोगों से, उन बिकाऊ माल एमएनए से मैंने जो है एतमाद का वोट भी लिया है। अब ये किस मुंह से ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई के तमाम मेंबरान, आप भी सब जानते हैं, इनको देख रहे होते हैं, इनके चेहरे पढ़ें, इनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ें, इनके अल्फाज सुने, आपको नज़र आता है कि ये चल चलाओ का वक्त है, ये फरागत को हासिल होने वाली है, ये जा रहे हैं, ये जो मांगे तांगे की हुकूमत थी उसका वक्त गुजर गया है। अब ये परेशान है कि अपने दिन किस तरह आगे बढ़ाएं, अपना वक्त आगे कैसे बढ़ाएं, अपनी हुकूमत मज़ीद कितने दिन चलाएं, और इनको यकीन हो चला है कि अब इनकी हुकूमत नहीं चल रही है। इंशाअल्लाह ताला पीडीएम के तमाम सेनेटर्स अपने उम्मीदवारों को वोट देंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देंगे, हमारे डिप्टी चेयरमैन के कैंडिडेट को वोट देंगे, और जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सुरखरू हुए थे नेशनल असम्बली से, सेनेट के इंतखाबात में भी पीटीआई के तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बाद, तमाम हथकंडे इख्तियार करने के बाद पीडीएम के जो सेनेटर्स हैं वो इनसे खौफज़दा नहीं होंगे, और इमरान खान की हुकूमत में आखिरी जो कील है वो ठोकी जाएगी 12 तारीख को इंशाअल्लाह ताला।